हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है और विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो अपनों ने देखा था। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो अपनों ने देखा था कि इसको डिफाइन किया था F इजिकल टू क्यू से E इजिकल टू एफ बाई क्यू। इससे मैंने बताया था आपको कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एक अन्य मात्रक भी होता है उसका, वो भी ध्यान रखें आप, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को न्यूटन प्रति कूलाम ये भी यूनिट है इसकी, और वोल्ट प्रति मीटर ये कहाँ से आता है? कैपेसिटेंस वाली जब यूनिट करेंगे, अपने संधारित्र वाला चैप्टर करेंगे, तो उसमें अपने बताएंगे कि ये रिलेशन E इजिकल टू वी बाई डी, ये E इजिकल टू वी बाई डी, वी पोटेंशियल विभव और डी डिस्टेंस प्लेट्स के बीच, तो वहां से आता है वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक हो गए अपने पास, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है, तो आंसर होगा विद्युत क्षेत्र का। तो आप स्टूडेंट्स आज अपने शुरू करने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। तो एक चीज और ध्यान रखें कि आपको पता है कि फिजिक्स में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं, तो इसमें चीजें लिंक्ड है एक दूसरे से, तो इसलिए पुरानी जो वीडियो है, जो पहले की जो वीडियो मैंने डाली है, वो आप जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि एक दूसरे से निश्चित रूप से ये कनेक्टेड होती है। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, इनके गुण क्या होते हैं, ये अपने देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इसकी डेफिनेशन, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में अपने कहें, पहली चीज तो ये काल्पनिक रेखाएं, ये ध्यान रखें। जैसे अपने कहे पृथ्वी की बात करते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है पृथ्वी पर, उनको अगर कहें कि उनकी आकृति, अगर मैं कहूं कि आप पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे चले जाओ या साउथ पे चले जाओ, कहीं एक चले जाओ, तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको दिखेगी। एक्चुअली में अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो अपने दर्शाते हैं, अगर मैं कहूं कि आप नॉर्थ पोल पे चले गए तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको किस रूप में दिखेगी अगर आपको वहां से देखोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये अपने जो पोजीशन है अपनी, उसको फाइंड आउट करने के लिए काल्पनिक रेखाएं अपनों ने निर्धारित की है, जिस पर अपना जीपीएस काम करता है। एक्चुअल में ये मेजरली है काल्पनिक रेखाएं हैं। तो यहाँ से आपको किसी भी फॉर्म में, ग्रिड की फॉर्म में कहें या किसी भी रूप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं नहीं दिखेगी। सिमिलरली पहला पॉइंट इसमें मैं बता दूं कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रियल ऐसे कहें तो वो कोई रेखाएं नहीं है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित वे रेखाएं, जैसे अपने कहें कि जैसे अपने लास्ट टाइम पे बताया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके चारों ओर निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये परिभाषा में कहें तो विद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को अपने कहते हैं विद्युत बल रेखा। और उन काल्पनिक रेखाओं की विशेषता है कि अगर उस पर कोई यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनात्मक आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, तो वो जिस दिशा में गति करता है, जो उसका पथ होता है, उसी पथ को ही अपने कहते हैं विद्युत बल रेखा है। इसको इस रूप में कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिसमें एकांक धनावेश जो स्वतंत्र रूप से गति करता है, उसका जो पथ होता है, उस वक्र को, उस पथ को ही अपने कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। एक अन्य रूप में भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचे किसी बिंदु पर, तो वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, उन काल्पनिक रेखाओं को अपने विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। कैसे? जैसे इसका ये जो प्रॉपर्टी है, गुण है, इसमें भी देखेंगे कि मान लो कि ये विद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर, ये बिंदु ले लिया आप लोगों ने, इस पर स्पर्श रेखा खींच दो आप, तो ये किसको शो करेगी? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो इसी से जो सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड परिभाषा है, वो बताई थी अपनों ने कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो वो जो काल्पनिक पथ या रेखा है, उसको अपने कहते हैं विद्युत बल रेखा। तो ये अपने पास इसकी डेफिनेशन आती है। इन जनरल आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव कोई भी चार्ज है, वो अगर मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, यानी अन्य बल नहीं लगना चाहिए, मुक्त रूप से विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, तो वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस दिशा में जाएगा,
उसका जो पथ होगा उसे अपने कहते हैं विद्युत बल रेखा। मैंने कंडीशन लगाई कि वो मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। अब आता है अपने पास इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, इसके गुण कौन कौन से हैं, वो अपने 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला आता है कि ये पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आएगी। यहां अपने डायग्राम बना लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है तो पास में नेगेटिव हमेशा हो, अकेला पॉजिटिव है तो भी ये सर्वाइव करती है, उससे बाहर की तरफ निकलेगी। इसको इस रूप में अपने बना सकते हैं। ये विद्युत बल रेखा है, ठीक है। पॉजिटिव से निकलेगी। अगर ये अकेला है, अकेला पॉजिटिव चार्ज है, अगर अकेला नेगेटिव चार्ज होता तो इसको इस रूप में बनाते हैं अपने, इस रूप में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ आती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर प्रवेश करती है। पॉजिटिव से बाहर आ रही है, नेगेटिव के अंदर प्रवेश करती है। अगर इसका मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास होते तो क्या होता है, ये तो अलग अलग बनाया, अलग अलग पॉजिटिव चार्ज है, अलग नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हैं तब इसकी स्थिति क्या होगी, पॉजिटिव से निकल कर ये नेगेटिव में जाती है। इस तरह से बनेगी ये विद्युत बल रेखा। पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव के अंदर जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही एक्सप्लेन करता है अपने पास, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती है। पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में प्रवेश करेगी। अकेला पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ निकलेगी, अकेला नेगेटिव है तो अंदर की तरफ प्रवेश करेगी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, अगर कोई विद्युत बल रेखा है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र या यूं कह लो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी बिंदु पर अगर सपोज करो यहां पर आपने स्पर्श रेखा खींची, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो ये भी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट अक्सर एग्जाम में इनमें से आता है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला अक्सर एग्जाम में आता है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी या नहीं काटेगी, ये कह सकते हो। तो ये संभव नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, इसको अपने देखते हैं कि अगर कोई विद्युत बल रेखा है, एक विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा को काटती तो क्या होता। ये एक विद्युत बल रेखा है और ये एक विद्युत बल रेखा है। अपने अज्यूम करते हैं कि ये इस बिंदु पर काट रही है, बिंदु P पर, यहां पर काट रही है, तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो ये होगी और इस पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये। इसका मतलब अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हो तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती है। यहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और यहां भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, जैसे अपने बात करेंगे एक वस्तु है, उस पर कई सारे बल लग रहे हैं, 2 4 5 10 20 कितने भी बल लग सकते हैं, लेकिन परिणामी बल होगा उसकी डायरेक्शन एक ही होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी जो रिजल्टेंट निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन एक ही होगी। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने पहले बताया कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कि ये खुला वक्र बनाती है, ओपन कर्व बनाती है। आगे के यूनिट्स में अपने देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो हमेशा बंद वक्र बनाती है, जबकि ये हमेशा खुला वक्र बनाती है। खुले वक्र का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव में जाके वो समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नेगेटिव से निकल के वापस पॉजिटिव में आए, पूरा साइकिल पूरा चक्र नहीं बनाएगी। तो ये ओपन कर्व बनाती है कि पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी अगर दोनों चार्ज है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ की, पृष्ठ की हमेशा लंबवत होती है। पृष्ठ का मतलब यह है कि जिस वस्तु से निकलती है, जिस आवेशित वस्तु से ये निकलेगी वहां भी लंबवत होगी और जिसमें प्रवेश करेगी वहां भी उसकी सतह के लंबवत होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसी, जैसे इससे एक वस्तु है, इससे विद्युत बल रेखा निकल रही है तो ये इसके लंबवत होगी। अगर ये पॉजिटिव है सपोज तो इससे ये बाहर की तरफ निकलेगी और लंबवत होगी हमेशा सतह। ऐसे ही एंटर करती है वहां भी ये परपेंडिकुलर होगी। सिक्स्थ पॉइंट आता है कि ये लंबाई की अनुदिश हमेशा सिकुड़ती है। अगर विद्युत बल रेखा कहीं है सपोज तो वो जैसे ये विद्युत बल रेखा है तो ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। सिकुड़ने के प्रयास का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दो जो अनलाइक चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू,
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिकुड़ने का मतलब इससे लेते हैं अपने। लंबाई की लंबवत ये फैलती है, लंबाई की लंबवत यानी इस दिशा में, यानी चौड़ाई के अनुदिश कह सकते हो, उस दिशा में फैलने का मतलब ये हुआ कि दो अगर लाइक चार्ज है, एक जैसे आवेश है, तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। ये अपने इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो इसीलिए अपने कहते हैं कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है और लंबाई के लंबवत ये फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चालक में से ये विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती। इसका मतलब ये हुआ, आगे अपने नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, कोई भी चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। नेट विद्युत क्षेत्र किसी भी चालक में 0 होता है। जहां विद्युत क्षेत्र 0 है वहां ये विद्युत बल रेखाएं पाई नहीं जाएगी, वहां इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो सीधा मतलब है कि चालक में से विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती है। नेक्स्ट आता है अपने पास समरूप विद्युत क्षेत्र। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं है, यानी प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है, तो उस केस में जो विद्युत बल रेखाएं होगी वो समांतर होगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी समान होगी। समांतर विद्युत बल रेखाएं होगी और उनके बीच की दूरी होगी वो भी समान होगी। यानी दिखाने का तरीका है अपने पास, समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाने का एक मेथड है, एक तरीका है कि समरूप विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। ये कहीं बनी हुई है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी प्रत्येक बिंदु पर यहाँ 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 विद्युत क्षेत्र का मान समान है। इसके अपोजिट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसको आप इस रूप में दिखा सकते हो, विद्युत बल रेखा ये है, एक ये है, फिर गैप बढ़ा दिया, फिर कम, इस तरह से। इसमें देख रहे हो आपकी समांतर में भी हो सकती है, पर इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं है, तो ये असमरूप विद्युत क्षेत्र, कई जगह इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इसको इस तरह से, ये असमरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये आती है अपने पास विद्युत बल रेखाएं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बनाया था, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज से के अंदर प्रवेश करती है। अगर सिमिलर चार्ज हो, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तब विद्युत बल रेखाएं कैसी बनेगी? क्योंकि इससे भी बाहर निकलेगी और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इनसे बाहर निकलेगी और कुछ इस तरह से। अब यहां देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक ऐसा बिंदु मिलेगा जिस पर कोई विद्युत बल रेखा नहीं होगी, या दूसरे शब्दों में कह लो कि विद्युत बल रेखा नहीं है तो वहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। उस बिंदु को अपने कहते हैं उदासीन बिंदु, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको उदासीन बिंदु कहते हैं। सिमिलरली नेगेटिव हो तो भी उसमें उदासीन बिंदु अपने को प्राप्त होगा। तो ये अपने पास आती है कि विद्युत बल रेखाएं क्या है और इनका रोल क्या है, इनको इनके जो प्रॉपर्टी है, इनके गुण है, ये अपनों ने देखे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें। कैसे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन आती है, एग्जाम में लिख के आते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। कई बार ये होता है विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आती है, ये दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखें आप कि पहले बताओ कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसको देख लें कि सपोज एक चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पर एक रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, अल्प है। ये डिस्टेंस काफी कम है इनकी। अब यहां आप देख रहे हो कि ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, एग्जांपल के रूप में देखें तो ये प्लस 5 कूलम है तो ये कितना हुआ, माइनस 5 कूलम। ये प्लस 10 कूलम है तो ये माइनस 10 कूलम, और ये डिस्टेंस काफी कम होती है। इसका मतलब इन दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, जैसे मैंने बताया 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम माइनस का है, परिमाण तो समान है इनका, लेकिन इनकी नेचर है वो विपरीत है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। तो ये जो निकाय बनता है, ये निकाय जो बनता है, इस निकाय को ही अपने कहते हैं विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी कि समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश बहुत कम दूरी पर, अत्यल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो इन जनरल कहेंगे कि दो आवेश हैं
जो कि परिमाण तो समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है। प्रकृति का मतलब एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक। प्रकृति विपरीत है और उनके बीच की डिस्टेंस काफी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, फिर वो डाइपोल नहीं कहलाएगा। समान परिमाण हो और प्रकृति विपरीत हो और उनके बीच की दूरी अल्प हो, तो ये जो निकाय बनता है इसको अपने कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, ये निकाय की, ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी को लेके चलते हैं अपने। जैसे अपनों ने बताया कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी है वो टी है। ये सिस्टम, ये निकाय क्या बना, इसको कहेंगे अपने विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये होगा मैथमेटिकल क्वांटिटी, जैसे इसको P से लिखते हैं अपने। किसी भी द्विध्रुव, ये है द्विध्रुव, जैसे अपने यहां बताया, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है। जो आवेश, एक कोई भी एक आवेश है उसका परिमाण लेंगे और उनके बीच की दूरी जितनी है उसका गुणा कर देंगे, तो ये बन जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। P वेक्टर है, आवेश वेक्टर नहीं होता लेकिन D वेक्टर फॉर्म में है। तो आपने देखे तो P इजिकल टू क्यू डी, ये वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। और इसकी दिशा ध्यान रखें आप, कन्वेंशनली इसकी दिशा है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर रहते हैं। अगर कोई पूछे कि इस निकाय में इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कौन सी होगी, तो अपने कहेंगे ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। इस दिशा, ये जो दिशा है ये किसकी होगी, P की दिशा होगी। माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होगी। P इजिकल टू क्यू इंटू डी। अब इसके मात्रक की बात करें तो देखो, आप मात्रक आप खुद बता सकते हो। ये क्या है, कूलाम। आवेश है तो कूलाम होगा, और डिस्टेंस है तो ये मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर या कूलाम मीटर भी कह देते हैं इसको, ये कूलाम इंटू मीटर। एक और इसका मात्रक है जिसको अपने कहते हैं डिवाई। डिवाई भी इसका एक मात्रक है, जो कि एक डिवाई में 3.3 गुणा 10⁻³ -30 कूलाम इंटू मीटर, ये एक डिवाई में होता है। ये भी ध्यान रखें कि डिवाई किसका मात्रक है, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। और एक डिवाई में 3.33 होता है, एक्चुअल में देखें तो 3.33 गुणा 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। तो ये आता है अपने पास विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आता है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो निकालते हैं अपने, वो कितना होता है, KQ/R²। अब अपने निकालेंगे कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, वो अपने फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वो निकालेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक में, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कारण अपने निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये एक आवेश सपोज -Q, ये कह दो +Q, या प्लस माइनस आगे पीछे कहीं ले सकते हो, डिस्टेंस है D। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा, ये वाली, ये कहलाएगी आगे तक, आगे और इस तरफ भी, इसको कहते हैं अपने अक्ष। इसको कहेंगे इस द्विध्रुव का अक्ष, पहली चीज। दूसरी, इस रेखा की जो लंबवत रेखा होगी, ये वाली, इसको कहेंगे निरक्ष। ये होगा द्विध्रुव का अक्ष और ये होगा निरक्ष। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इसको कई बार अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, अक्ष को अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता अनुदैर्ध्य स्थिति कौन सी होती है, तो वो अक्ष को ही कहते हैं, ध्यान रखें, एक्सिस जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। यानी निरक्ष पर कोई बिंदु है तो वो अनुप्रस्थ स्थिति पर होगा, अनुप्रस्थ स्थिति कहेंगे उसको। इसको एक्सिस कहेंगे, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं इंग्लिश में, इसको एक्सिस कहेंगे।
तो ये कहलाएगा अपने पास किसी भी द्विध्रुव का अक्ष और ये कहलाएगा निरक्ष। अब अपने को फाइंड करना है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये दो पार्ट है एक तरह से, फिर अपने कंबाइन करेंगे। पहले अपने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे और फिर निरक्ष पर देखेंगे और फिर देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष ये कितना होगा, फाइंड कीजिए। अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा या कितना होता है अभी निकालेंगे कि वो सिद्ध कीजिए, इस रूप में क्वेश्चन आता है। तो पहले अपने देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है द्विध्रुव के अक्ष पर। अक्ष पर यानी इसके एक्सिस पर फाइंड करेंगे। ठीक, इसके लिए अपने अज्यूम करते हैं कि सपोज ये एक चार्ज है -q और कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है +q। इनका जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पर रखा है +q, यहाँ पर रखा है -q, दोनों बिंदु आवेश है और मिड पॉइंट O है। इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी d/2 और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी d/2। अब अपने को फाइंड करना है इसके अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज यहाँ P बिंदु है या इस पर विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ से r दूरी पर बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, यानी इसके O बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी अपनों ने अज्यूम कर ली r। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपने को फाइंड करना है। तो अब वही तरीका है अपने पास कि पहले +q के कारण करेंगे, फिर -q के कारण करेंगे और फिर टोटल देखेंगे अपने कैसे होगा। अब ये डिस्टेंस क्लियर होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, तो ये हो गई d/2 यानी आधी हो जाएगी, ये भी d/2। अब अगर आपसे यहाँ देखें इस आवेश +q आवेश और P बिंदु के बीच की दूरी अगर बतानी हो तो कितनी होगी, देखिए टोटल है r और इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी इधर वाली, यानी कि r - d/2। ये क्या बता रहे हैं अपने r - d/2, ये बता रहे हैं कि +q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी। सिमिलरली -q और इस P बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी आपके अकॉर्डिंग, शायद आपने यही सोचा होगा r + d/2। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी अपने r मानी और d/2 ये है, तो r + d/2 ये आ जाएगी। इसका अपने ज्योमेट्री इसका यूज करेंगे आगे, इसीलिए अपने इसको फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए +q आवेश के कारण, जैसे मैंने अभी बताया था कि +q आवेश के कारण विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर निकालना हो तो उसकी दिशा उसके बाहर की तरफ होती है और बिंदु के कारण, माइनस आवेश के कारण उसके अंदर की ओर। तो अपने ये मानते हैं कि +q चार्ज के कारण इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र सपोज वो E1 मान लेते हैं। इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है kq/r²। तो इसके कारण कितना होगा kq/ ये डिस्टेंस, इसको अगर इस रूप में देखें ABP तो क्या होगा BP का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये दूरी का स्क्वायर और BP का मान अपने जानते हैं E = kq/BP कितना होगा यहाँ से r - d/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया अपने पास E1। इसके डायरेक्शन अगर देखें तो प्लस चार्ज के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो E1 की दिशा ये होगी। ठीक है, सिमिलरली -q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र सेम है, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना है होगा, सपोज वो E2 है, E2। तो इसके कारण देखिए यहाँ इसके कारण बिंदु P पर kq/ ये दूरी कितनी है AP और AP का मान r + d/2। तो अपने लिख सकते हैं E = kq/BP का स्क्वायर लिखा था, वैसे ही यहाँ AP का स्क्वायर लिख सकते हैं और AP का मान है r + d/2। तो इसको लिख देते हैं r + d/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन 1 और इसको कहेंगे इक्वेशन 2। एक चीज और देखें,
प्लस इस बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बताई, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, ये वाली। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू के अंदर की तरफ विद्युत बल रेखा अंदर जाती है, अंदर प्रवेश करती है, यानी इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। इसको अपने ने कहा है E2। ठीक है, E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है। अब आपको देखना है समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। इसमें से E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, ये अपने को चेक करना है। यहाँ देखिए KQ है, यहाँ भी KQ, इट मीन्स ऊपर जो पार्ट है, अंश वाला पार्ट है, वो सिमिलर है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर को देखते हैं, R माइनस D/2 है और ये प्लस D/2 है स्केयर साथ में, तो ये प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये अगर राशि कम, इसकी तुलना में ये राशि कम है तो ये राशि ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इसको कंपेयर करें तो E1 का मान E2 से ज्यादा होगा। क्यों होगा, दोबारा बता दूं कि अंश सेम है दोनों में, इस राशि में और इसमें क्वांटिटी में तुलना करें तो ये राशि कम है इसके बनस्पत, इसके बजाय ये राशि कम है। जब हर छोटा होता है तो ओवरऑल ये राशि बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये कम होने के कारण E1 बड़ा हो जाएगा, तो अपने ये कह सकते हैं चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी E1 का परिमाण E2 से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये वाला है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इसके बजाय। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कौन सी आएगी, ये वाली ही आएगी। ठीक है, वो आगे अपने देखेंगे। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E अक्ष इज इक्वल टू, अक्ष पर फाइंड कर रहे हैं तो E1 E2, परिणामी कितना होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, हमेशा यही करते हैं अपने, तो E1 माइनस E2 परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, E1 माइनस E2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपने, सिंपल मैथमेटिक्स है। E अक्ष इज इक्वल टू E1 कितना है, KQ अपॉन R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ये अपने कहाँ से वैल्यू रख रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 से, वहाँ वैल्यू पुट कर दी तो यह आ गया। अब अपने इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, R माइनस D/2 का होल स्क्वायर R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, KQ कॉमन भी ले सकते हैं इसमें, अगर KQ कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, देखो KQ अपने कॉमन ले लिया, यहाँ भी KQ है, यहाँ भी KQ है, नीचे ये आ गया। अब यहाँ पर आएगा अपने पास R प्लस माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, R प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एलसीएम लेंगे तो ये सिमिलर यहाँ आ जाएंगे, ये वाला कैंसिल तो ये ऊपर आ जाएगा, और माइनस का निशान ऑलरेडी है तो ये R माइनस D/2 का होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करें, E अक्ष इज इक्वल टू, यहाँ देखिए KQ आउटसाइड, इसको ओपन करते हैं हमें, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें और इसमें। पहले आएगा A स्क्वायर, इसको देखते हुए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RD/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस इसको ओपन करते हैं। अब देखो माइनस यहाँ है तो अंदर जो भी आएगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2RD/2, 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल। अब यहाँ देखो, अब नीचे देखो A प्लस बी और A माइनस बी, स्क्वायर तो ऊपर है ही, A प्लस बी A माइनस बी होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें A प्लस बी A माइनस बी का सूत्र लगाएं तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर ऑलरेडी है इन पे तो वो अपने लगा देते हैं। इसमें देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, D स्क्वायर 4 से D स्क्वायर 4 कैंसिल। अब अपने क्या करना है इसमें, 2RD, यहाँ RD है और यहाँ RD है, दोनों प्लस में, तो RD प्लस RD होगा 2RD। E अक्ष इज इक्वल टू KQ, यहाँ आ गया 2RD अपॉन। अब यहाँ देखिए एक चीज, अपनों ने इसकी डेफिनेशन में क्या बताया था कि द्विध्रुव की परिभाषा में बताया था कि इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है
किनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ एक चीज आती है अपने पास कि d इज मच लेस देन r, यानी कि ये जो d है ये इस r की तुलना में काफी छोटा है। तो इस d²/4 को r² की तुलना में अपने नगण्य मानते हैं, नगण्य माना जा सकता है। तो इस पूरे को ड्रॉप कर देंगे, यानी इसको नगण्य मानेंगे। इसको अगर ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो क्या बनेगा, देखो r² और ऊपर स्क्वायर है तो r की घात 4 बन जाएगा। यहां लिख सकते हैं अपने r की घात 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, e अक्ष इजिकल टू 2k, एक r से ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 3। अब देखो 2k q इंटू डी अपॉन r की घात 3। इस q इंटू डी को क्या लिखा जा सकता है, अभी देखा था उन्होंने, E इजिकल टू क्यू इंटू डी। इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी QD की जगह P लिखा जा सकता है। तो ये आ गया अपने पास E अक्ष इजिकल टू 2kP अपॉन RQ। ये अपने पास अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आ गया, E अक्ष इजिकल टू 2kP अपॉन RQ। अब ये तो परिमाण, और यहां से रिजल्ट देखो आप, E इज प्रोपोर्शनल टू RQ। याद करो पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, लेकिन द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण जो होता है विद्युत क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू 1/r की घात 3 r³ आता है, ये ध्यान रखें आप। तो E अक्ष आ गया 2kP अपॉन r³। अब इसका ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे वहां बनाया उन्होंने, कि इस तरफ अगर आप E लो, इस तरफ R लो, तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें, ग्राफ जब भी बनाए तो यहाँ E है तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, डिस्टेंस है मीटर में, ये मात्रक जरूर लिखें आप x अक्ष y अक्ष में जो ले। ये आप आदत भी बना लें कि x अक्ष y अक्ष में जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो उसका मात्रक अगर है तो जरूर लिखें आप। अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी वो अपने को देखना है। सदिश निरूपण इसका करें तो लेफ्ट साइड में तो ठीक है, विद्युत क्षेत्र की ये दिशा है। राइट साइड में देखिए आप, k है वो नहीं है, r³ ये भी सदिश नहीं है, p सदिश है, इसका मतलब ये इसका वेक्टर फॉर्म है, सदिश निरूपण, इसको कहते हैं अपने सदिश निरूपण। तो E इजिकल टू 2kP अपॉन r³ है। और अब यहां से एक चीज और क्लियर आती है कि E की दिशा वही होगी जो P की दिशा है। क्या मतलब है इसका, देखिए यहां पर आप लोगों ने बताया E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये, परिणामी E1 माइनस E2, यानी बड़ा कौन सा है E1, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, दूसरी चीज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मैंने आपको बताया था कि माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये जो दिशा है ये किसकी होगी, P की दिशा है। यहां से क्लियर है कि E की दिशा और P की दिशा समान है, इसलिए अपनों ने ये लिखा है E x इजिकल टू 2kP अपॉन r³। ठीक है, तो ये आता है अपने पास E 2kP अपॉन r³। अब अपने करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, लेकिन निरक्ष पर, अक्ष पर अभी अपनों ने देखा था कि kP अपॉन r³ आया था। अब देखते हैं निरक्ष पे, अक्ष पे आया था 2kP अपॉन r³, निरक्ष पे अपने फाइंड करना है कितना आता है वो चेक करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि निरक्ष कौन सी रेखा होगी, ये तो होगा अक्ष और ये होगा निरक्ष। तो अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस q चार्ज है, ये प्लस q चार्ज है, बीच की डिस्टेंस वो d है, मिडल पॉइंट है तो ये d/2, ये d/2। मिडल पॉइंट से निरक्ष पर r दूरी पर अपने एक बिंदु लेते हैं C। ठीक है, C लो, या जैसे अपने पहले लिया था P, तो P ले लेते हैं। इस पर विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है, ये अक्ष है और ये निरक्ष है। तो इसके लिए ये एक ज्योमेट्री बनाई है अपनों ने, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L अज्यूम करते हैं, और ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ये भी अज्यूम करते हैं L है, और ये कोई एक एंगल ले लेते हैं थीटा। अब देखिए इस प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, बाहर की होगी, यानी कि ये वाली, सपोज E। ठीक है, सिमिलरली इस माइनस q चार्ज के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, माइनस q चार्ज के कारण इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये वाली, सपोज ये E है। अब अपने थोड़ा सा और इसको घटकों में वियोजित करते हैं, कंपोनेंट में इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए
ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समान है। अब यहां देखिए ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, क्लियर है। अगर घटकों में वियोजित करें तो इस ई का और ये थीटा एंगल है, यहां देखिए जेड पे जैसे बनता है ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये नीचे वाला भी थीटा होगा, ये भी ये थीटा है तो ये ऊपर वाला थीटा, और ये जेड बन रहा है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ई को इस तरफ घटकों में वियोजित करेंगे तो ई का थीटा की तरफ जो घटक आता है वो कोस थीटा आता है, यानी कि ई कोस थीटा। इस ई की बात कर रहा हूं मैं, इसका इस तरफ घटक आएगा वो ई कोस थीटा, और परपेंडिकुलर जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर वो ई साइन थीटा। सिमिलरली इस ई का, कौन से वाले का, इस ई का इस तरफ घटक आएगा वो ई कोस थीटा, यहीं लिख देता हूं मैं ई कोस थीटा, प्लस इसलिए लगा रहे अपने कि समान दिशा में, और इस दिशा में आएगा इसके लंबवत, यानी कि इस दिशा में इसके दो घटक है, देखो थीटा की तरफ ई कोस थीटा और नीचे की तरफ आएगा वो ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा घटक परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों घटक है ई कोस थीटा और ई कोस थीटा समान डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा वो कितना आएगा 2e cos थीटा। ये है एक्चुअल में ई निरक्ष। ये ई और ई अलग अलग है, ध्यान रखना, ये तो टोटल दोनों आवेशों के कारण, और ये ई है एक आवेश के कारण। अब आता है कि अपने इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण जो ई विद्युत क्षेत्र लिया वो समान क्यों ले लिया, समान ही होगा, क्यों, क्योंकि ई बराबर क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। यहाँ के क्यू अपॉन, जैसे अपने बात करें इस ई का मान, ई का मतलब है इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है एल, तो एल स्क्वायर, ठीक है। इसके कारण अगर देखें तो एल है तो वो भी कितना होगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इसलिए अपनों ने ई और ई ये दोनों ये समान लिए। आप E1 और E2 ले लो, लेकिन लास्ट में आपको बराबर करने ही होंगे, इसलिए शुरू में अपने बराबर ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं, E इक्वल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो ओवरऑल अपने कहीं निरस्त हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2e cos थीटा, ठीक है। अब 2e अपने पास है वो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, cos थीटा फाइंड करते हैं इस ज्योमेट्री से, ज्यामिति से अपने एक ट्राइंगल में देख लेते हैं कि cos थीटा कितना होगा, cos थीटा। इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं OPA, इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना होगा, cos थीटा में क्या होता है, ये वाली भुजा यानी आधार d अपॉन 2, ये लंब हो जाएगा, और कर्ण cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण अपने पास है l, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपने d अपॉन 2l, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं और ई निरक्ष देखते हैं कितना आता है, 2e की वैल्यू रख देते हैं के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और cos थीटा है d अपॉन 2l, 2 से 2 कैंसिल होगा, के क्यू डी अपॉन एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब। अब यहां पर एल अननोन क्वांटिटी है, एल को अपने आर और डी की फॉर्म में फाइंड करना है, तो उसी ट्राइंगल को आप वापस यूज कर लें जो पहले किया था, ट्राइंगल ए ओ पी यूज किया था, उसमें वापस से देख लें। इसमें ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय अगर निकालें तो आधार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और अगर एल निकालेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है, या रूट लगा दो, एक ही बात है, रूट लगाओ या पावर 1/2। अपने को निकालना है एल क्यूब, तो वहां से एल क्यूब देखिए क्या आएगा, के क्यू डी अपॉन एल क्यूब की जगह अपने लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर। इसकी क्यूब करें तो यहाँ 3 आएगा, तो 3/2 बन जाएगी पावर, ये बन गई 3/2। ये क्या आ रहा है अपने पास, ई निरक्ष, ठीक है। निरक्ष का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने अभी, जैसे अक्ष को तो कहते हैं अपने अनुदैर्ध्य स्थिति, और निरक्ष को अपने कह सकते हैं जो ट्रांसवर्स अपने कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं,
डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें सेम प्रोसीजर, जैसे इसकी डेफिनेशन में बताया था कि डी इज मच लेस देन आर, ठीक है। तो डी अगर ये अपने कंडीशन अप्लाई करें, डी इज मच लेस देन आर, तो इस वाले पार्ट को छोड़ा जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो डी स्क्वायर बटा 4 की घात 3 बटा 2, तो अपने पास आ जाएगा ई निरक्ष इज इक्वल टू के, ये Q इंटू डी बन गया P, P का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4, डी को तो अपने नेग्लेक्ट ही कर देंगे, तो आर की फॉर्म में लिखेंगे इसको, आर की फॉर्म में लिखेंगे, आर स्क्वायर की घात 3 बटा 2 है, आर स्क्वायर और इसकी पावर 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया अपने पास के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। याद कीजिए ई अक्ष जो आया था अपने पास, उसको लिख देता हूं मैं आपको, ई अक्ष आया था 2kp अपॉन आर क्यू, लेकिन ई निरक्ष कितना है, kp अपॉन आर क्यू। तो इन दोनों का अगर रेशो निकाले, ये सपोज ए इक्वेशन जो अपनों ने अक्ष वाले पार्ट में की थी, और ये सपोज बी, तो ई अक्ष रेशो या अनुपात कह सकते हो, ई निरक्ष, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो kp अपॉन आर क्यूब कैंसिल, 2 अपॉन 1, ये अनुपात की फॉर्म में कहें तो ई अक्ष अनुपात ई निरक्ष कितना आ रहा है, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ई अक्ष और निरक्ष के बीच का आपस में अनुपात देखें तो 2 अनुपात 1। एक चीज और ध्यान रखें कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएं अपने, ठीक है, सदिश निरूपण, जैसे अपन वहां पिछले वाले केस में कैसे किया था, यहाँ वेक्टर लगा दिया, यहाँ वेक्टर लगा दिया, लेकिन यहाँ आप सीधा नहीं कर सकते, इस पे वेक्टर लगा दिया और ऐसा नहीं कि सीधा वेक्टर लगा दो, ये गलत है। तो इसको सही कैसे करें, ई निरक्ष की दिशा देखिए पहले आप, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो पी की दिशा कौन सी होगी, माइनस से प्लस की ओर, यानी कि ये किसकी दिशा है, पी की दिशा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी आ रही है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये तो कट जाएंगे एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, ये दिशा आ रही है परिणामी विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब पी की दिशा और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा निरक्ष पर, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। इसीलिए यहां पर जो निरक्ष वाला निकालते हो, kp अपॉन आर क्यूब, यहां वेक्टर लगाया, लेकिन यहां पर माइनस का साइन आपको साथ में लगाना है, कब, जब आप इसका सदिश निरूपण करें, ई निरक्ष इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब विद नेगेटिव साइन, अनुपात निकालोगे तो वही आएगा 2 अनुपात 1। तो एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये पूछा जाता है कि अक्ष और निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालिए, या कई बार ये आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात 2 अनुपात 1 होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ही करना है। थैंक यू।